हेलो, टॉपिक इज कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। रीजन क्या है इनको डिस्कस करने का, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करते जाएंगे तो ये टर्म्स बार बार यूज करेंगे। जैसे संक कॉस्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्टिंग क्या है, ये सब क्या होंगी, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म तो कॉस्ट को ही देख लो। कॉस्ट क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को बनाने पर जो खर्च किए गए हैं, जो एक्सपेंस किए हैं, उसको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बोलते हैं। जैसे इस मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा है, साथ में जो लेबर की कॉस्ट लगी है, प्लस जितने भी एक्सपेंस इसको बनाने पर किए गए हैं, उन सभी एक्सपेंस को अगर टोटल करते हैं तो उसे इस प्रोडक्ट की क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। तो यहां क्या लिखा है कि कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूट। यानी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक्सपेंस की वो अमाउंट है, कॉस्ट एक्सपेंस की वो अमाउंट है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर खर्च किया गया है या फिर उसके ऊपर आरोपित है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि आरोपित। आरोपित का मतलब क्या है? मान लो इस मार्कर को बनाना है, इस मार्कर को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो इंक्लूड कर दिए, लेकिन इस मार्कर को मान लो किसी मशीन ने बनाया है, तो उस मशीन में जो फ्यूल लगा है, क्या उसको हम डायरेक्ट तरीके से जोड़ सकते हैं? नहीं। वो क्या है? वो हम मानते हैं कि इस मार्कर को बनाने में इस मशीन ने इतना फ्यूल खर्च कर दिया। वो क्या है? वो हम आरोपित कर रहे हैं इस मार्कर के ऊपर कि इस मार्कर की डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस में मान लो 9 रुपए की कॉस्ट आती है। 1 रुपया हम किसका ऐड करेंगे? 1 रुपया ऐड करेंगे उस फ्यूल का, जो हम मान रहे हैं जो इस मार्कर को बनाने में उस मशीन ने यूज कर लिया। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट एक्सपेंस की वो अमाउंट है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट खर्च किया गया है या फिर उस प्रोडक्ट पर आरोपित है कि ये खर्चा इसी प्रोडक्ट को बनाने पर किया गया है। ये है कॉस्ट की डेफिनेशन। यहाँ पर दो वर्ड यूज किए हैं, एक्चुअल और नोशनल। इसका वर्ड मतलब क्या है? एक्चुअल का मतलब है कि जो खर्च पे कर चुके हैं। मान लो ये मार्कर जिस फैक्ट्री में बना रहे हैं, उस फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं, उस फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं। अगर रेंट पे कर दिया तो क्या बोलते हैं? एक्चुअल में पे कर दिया रेंट। लेकिन अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोशनल। वो एक्सपेंस जो रियल के अंदर ड्यू डेट आ चुकी है और पे भी कर दिए, वो क्या है? एक्चुअल खर्चे कर चुके हैं। नोशनल का मतलब है कि खर्चे तो ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए गए हैं। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्च किए गए हैं, उन खर्च के टोटल को क्या बोलते हैं? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म अपने पास है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब क्या है? कि हमने पॉकेट से जो पैसा दिया किसी प्रोडक्ट को बनाने में, वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल खर्चा लगा है, वो चाहे वो खर्चा हमने पॉकेट से दिया हो, चाहे वो खर्चा हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया हो, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो रियल खर्च किए हैं, क्या बोला मैंने? किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो रियल खर्च किए जा चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। क्या लिखा? एक्चुअल कॉस्ट। देखो क्या लिखा है? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी रियल और डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। तो क्या है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब? क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जरूरी नहीं है कि वो हमने पॉकेट से निकाल के दिया हो, चाहे वो कैश में उसके ऊपर एक्सपेंस किया गया हो, चाहे हमने क्या हो बाई बैंक दिया हो। ये क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को रियल और डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। रियल वर्ड क्यों बोला गया? रियल में उस प्रोडक्ट को बनाने पर जितना खर्च हम कर चुके हैं उसमें रियल एक्सपेंस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों बोला गया इसको? मान लो इस मार्कर को बनाना है, इस मार्कर को बनाने में जितना रॉ मटेरियल लगा, जितने लेबर के एक्सपेंस लगे, साथ में जितने भी अदर एक्सपेंस लगे, उन सब को ऐड करेंगे, वो सब क्या बनेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस बनेंगे। उन सब डायरेक्ट एक्सपेंस के जोड़ को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। देखो मैंने इधर लिखा है कि डायरेक्ट, मान लो इस मार्कर को बनाना है तो रॉ मटेरियल लगा, साथ में लेबर की कॉस्ट लगी और साथ में क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस लगी। तो इस मार्कर को बनाने में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगे हैं उन डायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट।
यहाँ पर क्या है कि ये ध्यान रखना, इसको रियल या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। किसको? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब इधर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, वो ध्यान से देखना। हिस्टोरिकल इन नेचर है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है कि हिस्टोरिकल इन नेचर है, यानी वो खर्चे जो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च कर चुके हैं वो खर्चे इंक्लूड होते हैं इसमें, बट एट प्रेजेंट डिसीजन पर इफेक्ट डालते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी वो खर्चे जो हमने उस प्रोडक्ट को बनाने में कर दिए खर्च, लेकिन वो एट प्रेजेंट डिसीजन पर इफेक्ट डालते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो इस मार्कर को बनाना था, मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब रॉ मटेरियल किसी अदर सिटी से लेके आते हैं। अगर अदर सिटी से रॉ मटेरियल को लेके आ रहे हैं तो रास्ते में टोल पे नहीं करना पड़ेगा। जिस भी, मान लो ट्रांसपोर्टेशन का, मान लो बाई ट्रक आ रहा है, बाई ट्रक इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, क्या टोल पे नहीं करना पड़ेगा? क्या टोल पे नहीं करना पड़ेगा? इधर लिखा है कि ट्रेवल के दौरान जो टोल पे किए गए वो क्या इफेक्ट नहीं डालेंगे इस मार्कर की कॉस्ट पर? डालेंगे, इफेक्ट तो डालेंगे, बट इनडायरेक्ट तरीके से डालेंगे। तो क्या लिखा? आउट ऑफ पॉकेट को देखो इधर डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इसको रियल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट तो तीनों ऐड है, लेकिन क्या इस टोल का, जो ट्रेवल के दौरान जो टोल पे किया गया था, क्या उसके एक्सपेंस का इस मार्कर की कॉस्ट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ या ना? हाँ जी, इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी और उस इनडायरेक्ट कॉस्ट का इस मार्कर के प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा। इस मार्कर की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी उसकी वजह से। तो क्या लिखा है कि हिस्टोरिकल इन नेचर है, बट एट प्रेजेंट डिसीजन पर इफेक्ट पड़ता है। यानी जो इस मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लेके आए थे, उस टाइम पर जो टोल पे किया गया था, उस टोल का इस मार्कर की कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट को बताऊंगी, ये उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? हिस्ट्री, यानी पास्ट में किया था कोई खर्चा। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि वो रियल एक्सपेंस मेड इन पास्ट टू प्रोवाइड ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा हम पास्ट में कर चुके हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। मान लो लास्ट ईयर क्या थी? एक मशीनरी परचेज की थी। लास्ट ईयर एक मशीनरी परचेज की थी 5 लाख रुपए, यानी इस प्रोडक्ट को, इस मशीनरी के ऊपर 5 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट का कभी भी एट प्रेजेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो क्या लिखा है? फिक्स इन रिकॉर्ड है, ये अपने रिकॉर्ड में फिक्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख रुपए की मशीनरी कॉस्ट प्राइस पर शो कर दी, नो चेंज इन इट। अब जब तक ये मशीनरी क्या रहेगी, उस फैक्ट्री के अंदर लगी रहेगी, उसको कॉस्ट प्राइस पर इनकर करेंगे। हालांकि उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते रहते हैं, लेकिन शो उसको कॉस्ट प्राइस पर ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को जब बुक्स ऑफ अकाउंट में एक बार रिकॉर्ड कर दिया तो फिक्स रहेगा वो रिकॉर्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च किए जा चुके हैं और उनके साथ एट प्रेजेंट कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट में कॉस्ट में क्या था कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस यूज किए गए थे, वो ठीक है कि डायरेक्ट एक्सपेंस इसकी कॉस्ट में इंक्लूड है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे टोल के एक्सपेंस, तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी इस मार्कर की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, यानी एट प्रेजेंट डिसीजन पर इफेक्ट डलेगा। ये तो इस मार्कर को बनाने में, मान लो रॉ मटेरियल लगा था 3 रुपए का, लेबर लग गया 2 रुपए का, और 1 रुपए की क्या लगे? अदर एक्सपेंस। 3 2 5 और 1 6 रुपए हो गए। ये 6 रुपए तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या इस टोल का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मार्कर की कॉस्ट पर? इफेक्ट पड़ेगा। तो यही लिखा है कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हिस्टोरिकल इन नेचर है, मानते हैं कि हिस्टोरिकल इन नेचर है, बट एट प्रेजेंट डिसीजन पर इफेक्ट डलेगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट का एट प्रेजेंट डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं डलता। इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में अगर क्या है कि एट प्रेजेंट डिसीजन पर क्या मिलेगा? इफेक्ट डलेगा, क्योंकि ये कॉस्ट इनडायरेक्ट हैं, ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट हैं, लेकिन इस मार्कर की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट अपने पास इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? सबने सुना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो इकोनॉमिक कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब ये देखो कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट, दोनों का मीनिंग देखते हैं। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक पर्सन है, मान लो मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले या फिर क्या करे, या फिर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में 30,000 की जॉब कर ले। इन दोनों ऑप्शन में से मान लो मिस्टर ए ने फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लिया, तो ये सेकंड ऑप्शन की कॉस्ट 30,000, ये मिस्टर ए के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, ये बेस्ट अल्टरनेटिव था जो उसने चूज कर लिया, ये फर्स्ट था। यहाँ पर बोला सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो ये 30,000 क्या है, 30,000 मिस्टर ए के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है, एक ऐसी कॉस्ट है, एक ऐसे एक्सपेंस है जो हमने कर दिए हैं, जो हम एक्सपेंस कर चुके हैं और एट प्रेजेंट जब डिसीजन ले रहे हैं तो उन एक्सपेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्या लिखा है कि वो एक्सपेंस जो पास्ट में हो चुके हैं और हमारे डिसीजन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं जो हमने पास्ट में कर दिए और अब हम उससे रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। सॉरी, जैसे मान लो हमने कपड़े परचेज कर लिए शोरूम से, घर आ गए, पेमेंट हमने कर दिया था, घर आने के बाद वापस से उन कपड़ों को देखा तो वो कपड़े अब पसंद नहीं आए। अब क्या है, अब तो वो संक कॉस्ट हो गई। मान लो 10,000 के क्या है, 10,000 के कपड़े परचेज किए थे, अब ये 10,000 क्या हो गए, संक कॉस्ट हो गए। अगर एट प्रेजेंट हम डिसीजन लेते हैं कुछ भी तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब क्या है, अब शोरूम का ओनर आपको 10,000 की रीपेमेंट नहीं करेगा। तो ये क्या है, संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट क्या है कि वो एक्सपेंस जो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन प्रेजेंट के डिसीजन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल बिल्कुल बेसिक, जैसे मान लो आप मूवी देखने जाते हो, मूवी की टिकट बुक करते हो एडवांस में, मूवी की टिकट बुक एडवांस में की और उस टिकट पे लिखा हुआ था कि अगर आप इन फ्यूचर टिकट को कैंसिल करते हो तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। मान लो आपने एक नई मूवी आई और नहीं पता था आपको मूवी कैसी है, ट्रेलर नहीं देखा और आपने मूवी की टिकट बुक कर दी। आपने जैसे ही मूवी देखने का टाइम हुआ तो जो फर्स्ट वाला शो था, सुबह वाले शो में आपका कोई फ्रेंड गया हुआ था, उसने बताया कि मूवी तो बकवास है, कुछ नहीं है। अब क्या है, अब जितने रुपए, मान लो उस मूवी की टिकट की और कितने थे, 1,000 रुपये की मूवी की टिकट थी। अब क्या है, आपके लिए तो वो 1,000 रुपये वेस्ट हो गए। अब आप उस मूवी को देखने नहीं गए, मान लो अगर देख लेते तो वो संक कॉस्ट नहीं होता। आपने क्या किया, आपके फ्रेंड ने रिव्यू दिया कि मूवी बकवास है, मत जाना, टाइम वेस्ट और होगा ऊपर से, तो आप उस मूवी को देखने नहीं गए, तो वो पैसा, वो 1,000 रुपये आपके लिए संक कॉस्ट है। एट प्रेजेंट आपका डिसीजन, मैंने क्या बोला, डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस 1,000 रुपये पर। अगर आप मूवी देखने गए तो भी 1,000 रुपये लगेंगे, अगर नहीं देखने गए तो भी 1,000 रुपये तो लग गए आपके। तो क्या है कि संक कॉस्ट वो एक्सपेंस है जो पास्ट में हम कर चुके हैं और अब जब डिसीजन ले रहे हैं ना तो उस डिसीजन का इन एक्सपेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। इस संक कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इर्रिकवेबल कॉस्ट है, यानी एक ऐसी कॉस्ट है जो अब वापस से रिकवर नहीं होगी। तो संक कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, इर्रिकवरेबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको। इनके जो अदर्स नेम है वो याद रखना, जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्यूटेड कॉस्ट कौन सी है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, इम्प्यूटेड कॉस्ट कौन सी होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है, वो हाइपोथेटिकल या फिर नोशनल एक्सपेंस जो कैश में पेमेंट नहीं होती। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो हम कैश में पेमेंट नहीं करते, ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं जो हम कैश में पे नहीं करते। क्या लिखा है मैंने, वो हाइपोथेटिकल या फिर नोशनल एक्सपेंस जो कैश में पेमेंट नहीं होते बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के पर्पज से क्या करते हैं, उनको कंप्यूट करते हैं। ऐसी कौन सी कॉस्ट है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फ्लैट का एग्जाम्पल लिया, मान लो इस फ्लैट के अंदर फर्स्ट फ्लोर के अंदर मैं क्या हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मान लो मैं इस फ्लोर को यूज़ ना करती और इस फ्लोर को मैं किसी अदर पार्टी को रेंट पर देती तो क्या मेरे को रेंट रिसीव नहीं होता।
क्या मेरे को रेंट रिसीव नहीं होता? हाँ बिल्कुल रिसीव होता रेंट, लेकिन मैंने इसको रेंट पर नहीं दिया। और ये जितने मान लो रेंट पर देने से मेरे को 10,000, रेंट पर देने से 10,000 ही लिखा हुआ है, रेंट पर देने से 10,000 पर मंथ रिसीव होता। अब ये 10,000 क्या है? ये 10,000 इम्प्यूटेड कॉस्ट है। अब आप बोलोगे कि इसको तो, अब आप बोल रहे थे कि कैश में पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैश में पेमेंट नहीं की हमने, क्या है, हमने सिर्फ आइडिया लगाया है कि अगर मैं इस फ्लोर पर वीडियो रिकॉर्ड ना करती और इसको मैं रेंट पर दे देती तो क्या हो जाता, तो ये इतना रेंट रिसीव होता। आप बोलोगे ये तो एज इट इज इसके जैसे है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जैसे। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम पे कर रहे थे कॉस्ट को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पैसा जा रहा है। देखो अगर ये जॉब करता तो 30,000 रुपये इसके हाथ में आते। ये क्या कर रहा है? आगे की प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल कहाँ लिया था, ये फ्लैट वाला था। अब ये 9,000 रुपये मेरे लिए इम्प्यूटेड कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने 9,000 रुपये रेंट पे नहीं दिया इसको, बल्कि क्या कर लिया, सेल्फ यूज कर लिया, उस फ्लैट को सेल्फ यूज कर लिया। और मैं डिसीजन ले रही हूँ, बैठी बैठी सोच रही हूँ कि काश मैं इस फ्लैट को रेंट पे देती तो 10,000 रुपये पर मंथ रिसीव होते। लेकिन एट ए टाइम मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो क्या मैं किसी को रेंट पे कर रही हूँ? नहीं कर रही। तो ये 10,000 रुपये मेरे लिए क्या है, इम्प्यूटेड कॉस्ट है। ये मैं किसी को पे नहीं कर रही 10,000। क्या मैं मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो क्या इसका मैं रेंट पे कर रही हूँ? नहीं। ये क्या बोला गया, तो वो हाइपोथेटिकल या नोशनल एक्सपेंस हैं जो कैश में पेमेंट नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर इनका इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के पर्पज से क्या करते हैं, इनको हम कंप्यूट करते हैं। मैंने आइडिया लगाया इतना कि मेरे को 10,000 रुपये रिसीव होते, बट अब मैं यूज कर रही हूँ तो क्या 10,000 रुपये पे कर रही हूँ? नहीं, 10,000 रुपये पे नहीं कर रही। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या है। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? देखो, दो अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन में है। मान लो दो अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन है, उनको चूज करने के लिए हम रेलिवेंट कॉस्ट का यूज करते हैं। क्या है? एक नई, मान लो मैं सोच रही हूँ कि मैं नई कार ले लूँ, और एक मेरे पास पहले से पुरानी कार है। अब दो ऑप्शन है, या तो नई कार परचेज कर लो, या फिर पुरानी कार में कुछ डिफेक्ट आ गया, उस डिफेक्ट को दूर करवा लो। अब दोनों ऑप्शन पे जो कॉस्ट लग रही है, मान लो मैं नई कार परचेज कर रही हूँ, तो पहले तो नई कार की कॉस्ट लगेगी, साथ में क्या लगेंगे, उस कार के अंदर मैटिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, उसके खर्चे लगेंगे। हर साल इंश्योरेंस, जब गाड़ी नई रहती है तो इंश्योरेंस की अमाउंट क्या है, ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो क्या है, इस नई कार के ऊपर एक तो कार की कॉस्ट, साथ में क्या है मैटिंग वगैरह के एक्सपेंस, साथ में इंश्योरेंस के एक्सपेंस। ये क्या है, ये एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस, देखो मैटिंग के एक्सपेंस हैं, साथ में इंश्योरेंस के एक्सपेंस हैं। ये क्या है, ये रेलिवेंट कॉस्ट मान लो इसको एक बार, इन दोनों को। अब मान लो मेरी पुरानी कार है और वो कार होगी है खराब, कुछ डिफेक्ट आ गया, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए उस कार पर मान लो मेरे को 1 लाख, मान लो 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से मैं किस ऑप्शन को चूज करूं, ये मैं रेलिवेंट कॉस्ट से चूज करूंगी। कैसे? दोनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन की रेलिवेंट कॉस्ट कम होगी, जिस ऑप्शन की रेलिवेंट कॉस्ट कम होगी, मैं उसी ऑप्शन को चूज करूंगी। मान लो कि मैटिंग वगैरह, इंश्योरेंस के चार्जेस, नई गाड़ी की जो कॉस्ट है वो भी तो पे करनी है, उसकी भी तो, मान लो मेरे पास इतना कैश नहीं है, मैं तो इंस्टॉलमेंट पर ले रही हूँ गाड़ी, तो वो सब खर्चा देखा मैंने। साथ में मैंने पुरानी गाड़ी का जो रिपेयर वगैरह करवाना पड़ेगा, यानी जो डिफेक्ट दूर करवाना पड़ेगा, उसके खर्चे। दोनों खर्चों का मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी, और किसी दोनों में से किसी एक अल्टरनेटिव को क्या कर लूँगी, चूज कर लूँगी। तो ऐसा किसके थ्रू पॉसिबल है? ऐसा रेलिवेंट कॉस्ट के थ्रू पॉसिबल है। दो अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन, एक अल्टरनेटिव ये है और एक ये है, दो अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन हैं, उनको चूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट का यूज करते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब पहले हम देखते हैं कि इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फ़र्क क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट कौन सी है, वो कॉस्ट है, वो एक्सपेंस जो हम कैश में पे नहीं करते, लेकिन सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, उनको कंप्यूट करते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लो मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है,
अगर 10 एकड़ ज़मीन को मिस्टर ए को मैं देती हूँ तो मिस्टर ए मेरे को क्या करेगा, 10 लाख रुपए पर एनम देगा और क्या करेगा, वो खेती करेगा। लेकिन अगर मैं 10 एकड़ ज़मीन को मिस्टर बी को देती हूँ तो मिस्टर बी क्या लेगा, मिस्टर बी लीज पर लेगा, 10 ईयर्स की लीज पर लेगा और टोटल कितनी अमाउंट देगा, 2 करोड़ रुपए देगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। अब मैं क्या करती हूँ, मिस्टर ए की बजाय मैं मिस्टर बी को दे देती हूँ। तो मिस्टर ए को क्या है, मिस्टर ए जो मेरे को 10 लाख रुपए पर एनम दे रहा था, मैंने क्या कर दिया, इस अपॉर्चुनिटी को, मैंने इस अवसर को खो दिया। तो ये क्या है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब बात आती है इम्प्यूटेड कॉस्ट की। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है, अब मैंने पहले ही विचार खत्म कर दिया था कि मैं ए को अपनी 10 एकड़ ज़मीन नहीं दूंगी। अब मैं किसको देना चाहती थी, मैं बी को देना चाहती थी। बाद में क्या हुआ, बाद में मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न मैं इस 10 एकड़ ज़मीन को खुद यूज कर लूँ, कि बी को भी ना दूँ। मैं बी को लीज पर दे रही थी 10 ईयर्स के लिए। अब क्या करूँगी, अब मैं बी को भी ये ज़मीन नहीं दूंगी, बल्कि क्या करूँगी, सेल्फ यूज करूँगी। सेल्फ यूज करूँगी तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 2 करोड़ रुपये। 2 करोड़ मेरी इम्प्यूटेड कॉस्ट होगी कितने सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए। कैसे, मान लो अगर मैं मिस्टर बी को देती तो मिस्टर बी मेरे को 2 करोड़ रुपए देता 10 साल के लिए। लेकिन मैंने अभी मन बना लिया कि मैं इसको लीज पर भी नहीं दूंगी, बल्कि मैं सेल्फ यूज करूंगी इसका, बल्कि मैं सेल्फ यूज करूंगी। अगर मैं इस 10 एकड़ ज़मीन का सेल्फ यूज करती हूँ तो क्या मेरे को कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या मेरे को कोई अमाउंट रिसीव होगी, क्या मेरे को ये 2 करोड़ रुपए रिसीव होंगे, नहीं। क्योंकि मैं इस 10 एकड़ ज़मीन को सेल्फ यूज कर रही हूँ। और इस ज़मीन को जब मैं सेल्फ यूज कर रही हूँ तो क्या मैं इसके लिए किसी को रेंट पे कर रही हूँ, किसी को लीज पे कर रही हूँ? क्योंकि ये मेरी खुद की ज़मीन है और इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैं खुद ही यूज कर रही हूँ। तो ना तो मेरे को इससे कुछ रिसीव हो रहा और ना ही मैं इसके लिए कुछ पे कर रही हूँ। यानी ना तो मैं इस ज़मीन को यूज करने के लिए किसी को रेंट पे कर रही हूँ, ना ही किसी पर्सन से मेरे को कुछ अमाउंट रिसीव हो रही है। तो ये क्या कहलाती है, इस ज़मीन की जो मैं खुद यूज कर रही हूँ, तो इस खुद यूज कर रही हूँ उस ज़मीन की कॉस्ट मेरे लिए क्या कहलाएगी, इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाएगी। क्योंकि ना तो कैश में कोई पेमेंट हो रही और ना ही कैश में कोई अमाउंट रिसीव हो रही, बल्कि क्या कर रही है, सिर्फ मैंने बताया था आपको, इम्प्यूटेड कॉस्ट में कैश में कोई पेमेंट नहीं होती, कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए हम इम्प्यूटेड कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब नेक्स्ट देखें, देखो अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइड कर दिया। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो होते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। देखो अवॉइडेबल कॉस्ट में मैंने क्या लिखा, वो खर्चे जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे फास्ट फूड, मान लो आप फास्ट फूड खाए बिना नहीं रह सकते, क्या रह सकते हो? तो फास्ट फूड को आप अवॉइड करके आप अपनी पॉकेट मनी को बचा सकते हो, खर्चे कम कर सकते हो। तो जिन खर्चों को हम कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है? वो खर्चे हैं जो कंपलसरी करने ही पड़ेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। जैसे ग्रोसरी गुड्स, कितने दिन आप बाहर खाना खा लोगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, घर पे खाना तो खाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये वो कॉस्ट है, ये वो एक्सपेंस हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कितने दिन नहीं लेके आओगे ग्रोसरी का सामान, लाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल कॉस्ट और है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। मैंने इसका अलग से नंबर नहीं डाला, जैसे अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल को एक साथ बताया है, वैसे ही कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को एक साथ देखेंगे। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है? वो एक्सपेंस है जिनको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस, जरूरी नहीं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप 10 लाख रुपए लगाओ, जरूरी नहीं आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10 लाख रुपए लगाओ, आप 1 लाख 2 लाख में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट कम कर दो या फिर ना ही करो। फिर है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस पैसे को कम करो या फिर ना भी करो। तो क्या बोला गया था कि कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी हैं? वो एक्सपेंस जिनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस क्या है? कंट्रोलेबल एक्सपेंस है।
नेक्स्ट हमारे पास है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है? ये वो एक्सपेंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए ऐसे कोई एक्सपेंस है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते जी। इंश्योरेंस क्या करवा रखा है, मान लो किसी मशीनरी के इंश्योरेंस करवा रखा है, लेबर का इंश्योरेंस करवा रखा है, किसी मान लो फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा रखा है, कल को ना आग लग जाए तो हमने क्या करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस करवा रखा है। इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर क्या है, रेंट, क्या फैक्ट्री को रेंट पर ले रखा है, रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हैं जो अपने कंट्रोल से बाहर हैं, जिनको हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते। रीजन क्या है, फैक्ट्री का ओनर तो रेंट लेगा क्योंकि हमने रेंट पर फैक्ट्री ले रखी है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। आप कितनी मशीनरी को सेफ्टी से यूज कर लेना, मशीनरी की वैल्यू टाइम टू टाइम कम होती जाएगी क्योंकि टाइम की वजह से और मशीनरी को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो क्या डेप्रिसिएशन को आप कम कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है? तो डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस, रेंट, ये सारे अनकंट्रोलेबल एक्सपेंस हैं। कंट्रोलेबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस जिनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे क्या है, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस होगी, वो एक्सपेंस जिनको हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या है। एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को बनाने की जो टोटल कॉस्ट लगती है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर एक स्पेशल डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को बनाने की कॉस्ट या फिर किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट की कॉस्ट। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट लगती है, सेलिंग डिपार्टमेंट के टोटल कितने खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के कितने खर्चे हैं, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के कितने खर्चे हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट या फिर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने की जितने भी खर्चे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे क्या लिया, मान लो कूलर बनाने की फैक्ट्री है, कूलर बनाने की फैक्ट्री है तो कूलर बनाने के ऊपर जितना टोटल खर्चा किया गया है उस टोटल खर्चे को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट यूनिट, कि कॉस्ट की यूनिट क्या है। देखो ध्यान देना, कॉस्ट की यूनिट क्या है। मैंने क्या लिखा इधर, बेसिक यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को बना रहे हैं उसकी बिल्कुल बेसिक यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने पर जितने भी खर्च किए ना उस खर्च की जो सबसे बेसिक यूनिट है ना उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। क्या लिखा है कि वो डिवाइस जो गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल कॉस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। क्या लिखा है, वो डिवाइस जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जितने भी टोटल खर्चे हुए हैं उन सभी खर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। एग्जाम्पल देखो, जैसे यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर, लीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, ये सब यूनिट होती हैं। कॉस्ट यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल यूनिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें किसी भी यूनिट की सिंगल कॉस्ट क्या करेंगे, देखो मेजर तो कर रहे हैं, कॉस्ट का मेजर कर रहे हैं यूनिट के अंदर, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंगल यूनिट को लेंगे। सिंगल यूनिट को मतलब या तो किलोमीटर में ही नापेंगे या मीटर में ही नापेंगे या फिर लीटर में ही नापेंगे। यानी कॉस्ट को मेज़र करने के लिए दो यूनिट का यूज नहीं कर रहे, बल्कि कॉस्ट को मेज़र करने के लिए सिर्फ सिंगल यूनिट का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी क्या करती है, कार का मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक महीने के अंदर 80 लाख रुपए कार के मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च कर दिए। अब ये बताना है कि ये 80 लाख रुपए कितनी कार के ऊपर खर्च किए गए हैं, कितनी कार के ऊपर, मतलब क्या बतानी है, यूनिट बतानी है अपने को, यानी नंबर्स में बताएंगे। अब हम किस में बता रहे हैं, जैसे मीटर है, लीटर है, किलोमीटर है, ऐसे नंबर भी तो एक यूनिट है ना, कि कितनी नंबर्स ऑफ कार का प्रोडक्शन किया गया। तो क्या किया, पर कार मान लो 80 लाख रुपए बनाए गए और एक कार की कॉस्ट लगी है 20 लाख रुपए, तो कितनी कार बनाई, 4 कार बनाई है। कि हमने किस में यूनिट, किस यूनिट में मेजर किया, नंबर में मेजर किया। हमने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो कार बनाई थी उसकी 80 लाख रुपए की कॉस्ट को हमने क्या कर दिया, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं कि कितनी कार बनाई। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितनी कार बनाई थी, 4 कार बनी है। तो कॉस्ट यूनिट क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विस को बनाने में जितने भी खर्च हुए हैं
उस खर्च को क्या कर देते हैं, उस खर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ये बता दिया, यूनिट में किलोमीटर, मीटर, लीटर, नंबर्स किसी में भी हो सकती है यूनिट, लेकिन इतना ध्यान रखना इस कॉस्ट यूनिट में कॉस्ट को मेजर करने के लिए सिर्फ सिंगल यूनिट का यूज करेंगे। जैसे मैंने सिर्फ नंबर्स का यूज किया कि कितनी नंबर्स ऑफ कार बनी है, तो क्या बोला गया था, इसको सिंगल यूनिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं अपन। फिर हमारे पास है कंपोजिट यूनिट। अब क्या है, कंपोजिट का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा। देखो, जब कॉस्ट को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए दो यूनिट का यूज करते हैं, जब कॉस्ट को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए हम सिंगल यूनिट का यूज करेंगे तो उसको सिंगल यूनिट कॉस्ट बोलते हैं। जब कॉस्ट को कंट्रोल तथा मॉनिटर करने के लिए दो यूनिट का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, हॉस्पिटल के चार्जेस किस बेस पर लगते हैं, हॉस्पिटल के चार्जेस पर डे के हिसाब से, लेकिन पर पेशेंट के हिसाब से, पर डे पर पेशेंट के हिसाब से क्या लेता है, हॉस्पिटल चार्ज लेता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, मान लो आप बस में जा रहे हो तो आपका रेंट किस बेस पर डिसाइड होता है, बस वाला आपसे किराया लेता है किस बेस पर पैसेंजर और पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है, एक पैसेंजर है 10 किलोमीटर जाना है तो कम लगेंगे, एक पैसेंजर है 100 किलोमीटर जाएंगे तो ज़्यादा रुपये लगेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। पर डे पर पेशेंट कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। तो कंपोजिट यूनिट क्या है कि जब कॉस्ट को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए हम 2 यूनिट का यूज करते हैं तो उसको कंपोजिट यूनिट बोलते हैं। ये वर्ड क्या है, जैसे कंपोजिट यूनिट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट सेंटर है, ये सारे वर्ड क्या है आगे अपने कॉस्टिंग में यूज होंगे तो वहां पर अपने को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन का मतलब क्या है, बदलना, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो टोटल खर्च हुआ है उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा लगा है उन सभी खर्चे को, उन एक्सपेंस को कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल था, उसके ऊपर लेबर लगी, साथ में उसके ऊपर एक्सपेंस भी लगे, मशीनरी के, फ्यूल के, लाइटिंग के खर्चे लगे। ये सारे क्या है, ये इन सभी खर्चों को अगर ऐड कर दें तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या देखा हमने अब तक, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कितनी कॉस्ट आई है, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कॉस्ट की यूनिट क्या है, यानी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जितनी भी कॉस्ट आई है उसको क्या कर देते हैं, पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। पर यूनिट हमने एग्जांपल लिया, उसमें नंबर्स में डिवाइड किया था कि कितनी नंबर्स ऑफ कार बनी है। कंपोजिट यूनिट क्या है, जब क्या करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कम से कम 2 यूनिट का यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट यूनिट। फिर है कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए जो कॉस्ट लगी है उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखो आगे, नेक्स्ट टर्म अपने पास है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, वो सेंटर जहां पर क्या करेंगे, कॉस्ट को कलेक्ट करेंगे। वो प्लेस जहां पर, देखो वो प्लेस, वो सेंटर, वो प्लेस जहां पर हम कॉस्ट को एनालाइज करने से पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम कॉस्ट को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एनालाइज करने से पहले। कॉस्ट सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पर हम कॉस्ट को एनालाइज करने से पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उस सेंटर को क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। अब कॉस्ट सेंटर को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर और है सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब देखो पर्सनल कॉस्ट सेंटर कौन सा है, एक ऐसा सेंटर है जहां पर सिंगल पर्सन को क्या करेंगे, उस पूरे डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरेंगे। पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या है, सिंगल पर्सन को पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, उसको बोलते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को सिंगल पर्सन क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या है, सिंगल पर्सन है, उस सिंगल पर्सन को पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना,
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर। दूसरा है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, यानी किसी सिंगल पर्सन को किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी सेंटर की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे। जैसे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर एक ऐसा कॉस्ट सेंटर है जिसमें किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सेंटर की। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, अब ये देखना कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, अब किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर क्या हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को थोप सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से आता है? क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। क्या सेल्स डिपार्टमेंट लाइट को यूज नहीं करता? क्या ऑफिस में लाइट यूज नहीं होती? वाटर है, पानी है, हर पर्सन यूज करता होगा पानी को, तो हर पर्सन पानी पीता होगा। अब किसी एक डिपार्टमेंट को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस पानी का जितना भी एक्सपेंस आ रहा है फैक्ट्री के अंदर वो इस स्पेशल डिपार्टमेंट की वजह से आ रहा है। तो जहां पर कॉस्ट के लिए हम किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, उसके जो कॉस्ट आती है वो आती है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल क्या थी? पूरे सेंटर के लिए किसी सिंगल पर्सन को क्या कर दिया हमने, रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। यहाँ पर टोटल कॉस्ट के लिए हम किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उस कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब लाइटिंग के जितने भी खर्चे आते हैं, बिजली का जितना बिल आता है, तो बिजली के बिल के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक ऐसा कॉस्ट सेंटर जहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फिर है सर्विस कॉस्ट सेंटर, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा सेंटर है जहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या मिलती है, सर्विस मिलती है, हेल्प मिलती है। मान लो प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी का यूज कर रहे हैं, मशीनरी को क्या चाहिए, मशीनरी को चाहिए फ्यूल, मशीनरी को फ्यूल चाहिए, फ्यूल कौन सप्लाई करेगा, सर्विस डिपार्टमेंट सप्लाई करेगा। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर एक ऐसा कॉस्ट सेंटर है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मदद करता है, क्या करके, सर्विस प्रोवाइड करके। जैसे कि क्या, जब भी जरूरत हुई फ्यूल की, पावर की, या फिर किसी अदर आइटम की, किसी अदर मान लो टूल्स की रिक्वायरमेंट हुई, उस टाइम पर सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसकी सप्लाई कर दी, तो वो क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो हमने देखा था कि कॉस्ट सेंटर एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या है, कॉस्ट को एनालाइज करने से पहले कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं। ये मैंने 4 पार्ट में कैटेगराइज करके बता दिया आपको। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज होगा, रिस्पॉन्सिबल यानी एक ऐसा सेंटर है जहां पर हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे उसको। अब इसका क्या मतलब है, देखो बिजनेस के पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, यानी जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेगमेंट बना दिया, तो बिजनेस के पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट करके उसकी अथॉरिटी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे। कैसे, मान लो एक फैक्ट्री है जिसमें साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कितने डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, सर्विस डिपार्टमेंट बना दिया, मान लो 3 डिपार्टमेंट बना दिए। अब तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर अपॉइंट करेंगे और उन मैनेजर की उनको अथॉरिटी भी देंगे और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे। तो ये ऐसे सेंटर को रिस्पॉन्सिबल सेंटर बोलते हैं, जहां पर अलग अलग सेगमेंट की या अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा और उस पर्सन को उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल सेंटर। क्या कर दिया, हर सेंटर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया। देखो सबसे पहले कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का काम क्या है, कॉस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर फोकस करेगा। कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को देखना। कंपनी के अंदर फैक्ट्री में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल है, कितनी इन्वेस्टमेंट को, उसको कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ कॉस्ट पर फोकस करेगा कि कौन से डिपार्टमेंट की वजह से ज्यादा कॉस्ट आ रही है, किस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल अच्छा यूज नहीं कर रहे या फिर लेबर अच्छे से काम नहीं कर रही, जहां पर कॉस्ट बढ़ रही। तो कॉस्ट सेंटर सिर्फ कॉस्ट पर फोकस रखेगा। रेवेन्यू सेंटर सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस रखेगा, रेवेन्यू पर, कि गुड्स को सेल करने से कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या ध्यान रखेगा, मान लो इन्वेस्टमेंट क्या है बाहर, आउट ऑफ फैक्ट्री, आउट ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ये देखना कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी रिटर्न मिली है। नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट
सॉरी, प्रॉफिट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट को भी देखेगा और साथ में कंपनी की कॉस्ट को भी देखेगा, इसकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होगा उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होगी, वो कंपनी के प्रॉफिट को तो देखेगा ही, लेकिन साथ में कॉस्ट को भी ध्यान रखेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या है कि अलग अलग सेंटर डिसाइड कर दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर सिंगल सिंगल पर्सन अपॉइंट करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में उनकी अथॉरिटी अलोकेट कर देते हैं। इनको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, ये ध्यान रखना आपको बस। प्रॉफिट सेंटर में प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन। अब देखो आगे करते हैं। नेक्स्ट टर्म अपने पास क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में टोटल कितनी कॉस्ट आती है। क्या है? किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में टोटल कितनी कॉस्ट आती है। प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा, मैं सेलिंग का नहीं बोल रही आपको, सिर्फ बनाने तक का। प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा क्या है? प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा और प्रोडक्ट को बनाने, अच्छा ये मैंने इन शॉर्ट में लिखा है, इन शॉर्ट में लिखा है कि प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा किस में इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। नीचे क्या लिखा है कि प्रोडक्ट को बनाने या फिर सर्विस को रेंडर करने में जितना खर्चा किया गया है ना, उस टोटल खर्चे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने तक के खर्चे, इस मार्कर को बनाने तक के खर्चे किस में आएंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे। इसमें अभी तक सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बनाने की कॉस्ट क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखो जैसे कि इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो क्या है? डायरेक्ट, जो इसमें डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं कि 10 रुपए का मटेरियल लगा है, 5 रुपए की लेबर लगी है, 2 रुपए की क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगे हैं। ये तो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है जो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या ऐड करते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट खर्चे। देखो अगर इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है तो क्या प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो इंक्लूड होंगे। इसको बनाने के लिए जिस मशीनरी का यूज किया, क्या उसने फ्यूल यूज नहीं किया? क्या उसने फ्यूल यूज नहीं किया? क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई? क्या फैक्ट्री का रेंट इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें? इसमें कुछ परसेंटेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी इंक्लूड होता है। तो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस, साथ में प्रोडक्शन ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, यानी सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इंक्लूड करेंगे। कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं? जो इस प्रोडक्ट को बनाने तक के हैं, उसको कहाँ पर इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर सेलिंग वर्ड यूज नहीं किया कहीं, सिर्फ पैकिंग तक का सामान, सिर्फ पैकिंग तक का, इसको बनाने तक का, इसको पैक करने तक का सामान, जितना भी खर्चा लगा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेज हैं, बाद में क्या है आफ्टर सेल सर्विस है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में और सर्विस को रेंडर करने तक के जितने खर्चे होते हैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन, कई बार अपने से ये पूछ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन का मतलब है कि हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं लेकिन खुद के यूज के लिए। कैपेटिव कंजम्पशन का मतलब है कि सेल्फ कंजम्पशन। कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है फॉर कैपेटिव कंजम्पशन, जो हमने खुद के कंज्यूम करने के लिए बनाया है। तो क्या लिखा मैंने? यानी स्वयं बनाकर स्वयं ही किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसकी कॉस्ट में, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सभी, ये तो सारे के सारे इंक्लूड होंगे ही होंगे। लिखा है कि ऊपर वाले सभी एक्सपेंस प्लस एडजस्टेड स्टॉक ऑफ WIP और फिनिश गुड्स। एडजस्टेड का मतलब क्या है? ओपनिंग को ऐड कर दो, क्लोजिंग को लेस कर दो। ओपनिंग WIP को ऐड कर दो, क्लोजिंग को लेस कर दो। ओपनिंग फिनिश को ऐड कर दो और क्लोजिंग को लेस कर दो। ये क्या है? ये एडजस्टेड स्टॉक ऑफ WIP और फिनिश गुड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और माइनस वेस्टेज। उसके बाद जितना भी बचेगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन। क्योंकि कई बार अपने को ये दे देंगे कि इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आप हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन निकाल कर दिखाओ। अब जब हमें ये ही नहीं पता
कि कैपिटिव कंजम्पशन होता क्या है, इसका मतलब है कि किसी गुड्स को हम बना रहे हैं, उस गुड्स को हम बनाकर खुद यूज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ये सारे एक्सपेंस तो इंक्लूड होंगे, प्लस साथ में एडजस्टेड स्टॉक ऑफ WIP और फिनिश गुड्स, प्लस साथ में माइनस स्क्रैप और माइनस वेस्टेज। तो ये है क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक लाइन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछे तो क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को और सर्विस को रेंडर करने तक के एक्सपेंस किसमें इंक्लूड होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। दूसरा है हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने में इंक्लूड नहीं हुए हैं, बल्कि उन एक्सपेंस का उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस कॉस्ट का, उस एक्सपेंस का उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट होगा। कैसे? जैसे मशीन क्या है, मशीन यूज करती है फ्यूल को, और मशीन के ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। मान लो मशीन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या फिर फ्यूल से चलती है, और मशीन पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो इस मार्कर को बनाने के लिए एक मशीन का यूज किया, क्या डायरेक्टली इस मार्कर की कॉस्ट में मशीन ने जो फ्यूल यूज किया वो ऐड करेंगे? करेंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ओवरहेड है, उनको भी ऐड करेंगे। तो देखो, इनको ओवरहेड कॉस्ट को कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूड है, कौन कौन से ओवरहेड होते हैं? प्रोडक्शन के ओवरहेड। जैसे मान लो इस मार्कर को बनाना था, मार्कर को बनाने के लिए मशीन ने फ्यूल का यूज किया, तो ये फ्यूल क्या है, ये फ्यूल है प्रोडक्शन ओवरहेड। क्यों? क्योंकि ये खर्चा, ये इसका प्रोड्यूस करने में खर्चा लगा है, तो कुछ पोर्शन इस मार्कर में भी ऐड होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये सारे ओवरहेड के टाइप दे रखे हैं। तो मेन अपना क्या है कि ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से क्या है, उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में इन ओवरहेड को ऐड करना ही है। तभी क्या है, तभी एक प्रोडक्ट की एकदम अच्छी, एकदम प्योर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। क्यों? मान लो हम ये निकाल, सिर्फ इतना ही ऐड कर ले, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, बाद में ये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, बाद में एक्स्ट्रा, जैसे मशीन के अंदर फ्यूल यूज हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है, उसके एक्सपेंस कहाँ से इनकर करेंगे? इसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, और इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर ओवरहेड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म है अपने पास कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अप्रोचमेंट और कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या है, कॉस्ट का अप्रोचमेंट का मतलब क्या है, और कॉस्ट अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने इनको अलग अलग नंबर दे दिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का यूज किस में करते हैं? इन तीनों का यूज इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिवाइड करने के लिए करते हैं। कौन से एक्सपेंस हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे, कॉस्ट का एलोकेशन डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एलोकेट करने के लिए करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज, यूनिट वाइज क्या करेंगे, उनका एलोकेशन करने के लिए कॉस्ट एलोकेशन का यूज करेंगे। मैंने क्या बोला, चाहे कॉस्ट एलोकेशन हो, चाहे कॉस्ट का अपॉर्चमेंट में हो, चाहे कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन हो, तीनों का यूज कब करते हैं? जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिवाइड करना हो। कैसे डिवाइड करेंगे? डिपार्टमेंट वाइज। अब फर्स्ट और सेकंड, कॉस्ट का एलोकेशन और कॉस्ट का अब्सॉर्बमेंट, इन दोनों का यूज कहाँ करेंगे? इन दोनों का यूज करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब डिपार्टमेंट वाइज या फिर कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करना हो। अब तक पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, यानी अभी तक हमने गुड्स एंड सर्विसेज पर यूनिट पर डिवाइड नहीं किया एक्सपेंस को। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का काम क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिवाइड करने का काम है। तीनों का काम क्या है? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उनको ऐड करेंगे, ऐड करके उनको डिवाइड करने का काम करेंगे। अब पहले दोनों का काम क्या है? फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का काम क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करेंगे। मान लो 3 डिपार्टमेंट हैं, 1, 2 और 3, 3 डिपार्टमेंट हैं। तो क्या करेंगे, मान लो टोटल कॉस्ट है 12,000, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस 12,000 है,
तो ये क्या करेंगे, तीनों डिपार्टमेंट वाइज डाल रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में किसी अलग चीज का प्रोडक्शन होता है, इस डिपार्टमेंट में किसी अलग चीज का प्रोडक्शन है, और यहाँ पर किसी अलग चीज का प्रोडक्शन है। अभी तक उन प्रोडक्ट को पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड नहीं की गई है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट दी गई है। डिपार्टमेंट वाइज मान लो टोटल कॉस्ट हुई थी, उस कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया गया है। अभी तक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज या फिर कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट वाइज या कॉस्ट सेंटर उस टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करेंगे, डिवाइड करने का काम पहले दोनों का है। फिर लास्ट कॉस्ट अब्जॉर्प्शन क्या करेगा, कॉस्ट अब्जॉर्प्शन का काम क्या है, फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस तक एक्सपेंस चार्ज करना। अब मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, मान लो एक डिपार्टमेंट है वो मैगी बनाता है, मान लो वो डिपार्टमेंट क्या बनाता है, मैगी बनाता है। अब उस डिपार्टमेंट के ऊपर टोटल खर्चा आ गया 4,000 रुपये। 4,000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस डिपार्टमेंट के ऊपर आए हैं, एक मैगी बनाने का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के ऊपर आए हैं 4,000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। अब डायरेक्ट एक्सपेंस पहले ही इनकर कर चुके थे, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मान लो उस फैक्ट्री के अंदर कितनी मैगी की पैकेट बनी है, मान लो 400 मैगी की पैकेट बनी है। 400 मैगी की पैकेट के ऊपर इस 4,000 रुपये को डिवाइड करने का काम कौन करेगा, थर्ड डिपार्टमेंट कॉस्ट अब्जॉर्प्शन करेगा। कॉस्ट अब्जॉर्प्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन करने का मतलब क्या है कि जहां पर फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस से एक्सपेंस चार्ज करेगा। कॉस्ट अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब फाइनल गुड्स या सर्विसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब फाइनल गुड्स या सर्विसेज के ऊपर चार्ज डाल रहे हैं कि इस मैगी की पैकेट के ऊपर इतने रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। 4,000 रुपये हैं, 400 मैगी की पैकेट है, एक पैकेट के ऊपर 10 रुपये इनडायरेक्ट चार्जेस आएंगे, तो डायरेक्ट चार्जेस प्लस 10 रुपये इनडायरेक्ट चार्जेस, तब क्या होगी, टोटल कॉस्ट डिसाइड होगी। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पर प्रोडक्ट पर डिवाइड किस में करते हैं, कॉस्ट के अब्जॉर्प्शन में करते हैं। तीनों बता दी मैंने आपको, चाहे कॉस्ट का अलोकेशन हो, चाहे कॉस्ट का अप्रोचमेंट हो, चाहे कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन हो, तीनों क्या करेंगे, इन तीनों का काम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिवाइड करने का। फिर अपने को पूछ लिया जाता है कि कई बार कि कॉस्ट का अलोकेशन और कॉस्ट अप्रोचमेंट ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकालेंगे। टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करेंगे कि मैगी के डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट आई है, साबुन के डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्ट आई है, सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट का अलोकेशन करेंगे। कौन, ये दोनों। कॉस्ट अब्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज जो कॉस्ट आई है ना, उस कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करेगा। फिर जैसे हमने डिवाइड किया था कि 400 मैगी के पैकेट थे, एक मैगी के एक पैकेट पर 10 रुपये इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी, ये कौन करेगा, ये कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये कॉस्ट अलोकेशन ये डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। अब पूछ लिया जाएगा कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन क्या है। कॉस्ट के अब्जॉर्प्शन से मतलब है कि डिपार्टमेंट के ऊपर जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है, उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को पर प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड करने का काम करेगा। अब देखो, अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट के एलोकेशन का मतलब क्या है। अब इधर मैंने लिखा कि कॉज और इफेक्ट का पता हो, क्या मतलब इसका बाद में देखेंगे। पहले देखो कॉस्ट के एलोकेशन का मतलब क्या है। कॉस्ट के एलोकेशन में दो बात पता होनी चाहिए। इस कॉस्ट का एलोकेशन तब होगा जब ये दोनों बातें पता हो। पहली बात है जब कितने एक्सपेंस हैं ये पता हो। मान लो पता है कि टोटल 12,000 के एक्सपेंस है, किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हमें पता है कि टोटल 3 डिपार्टमेंट हैं और ये तीनों डिपार्टमेंट का पता भी है। हमें ये भी पता है कि टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, और हमें ये भी पता है कि वो डिपार्टमेंट कौन से हैं जिनके ऊपर इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या है, कॉस्ट एलोकेशन तब अप्लाई करेंगे जब हमें एक्सपेंस का भी पता हो और हमें डिपार्टमेंट का भी पता हो कि किस डिपार्टमेंट के कितने एक्सपेंस हैं, उनको क्या करेगा, डिवाइड करने का काम करेगा। देखो, तब टोटल कॉस्ट का सही सभी डिपार्टमेंट पर क्या कर देंगे, एलोकेशन कर देंगे, डिवाइड करेंगे। देखो एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब है कि डिवाइड करना। जब हमें पता है कि इतने इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं और 3 डिपार्टमेंट में इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो जब कॉस्ट का भी पता हो और इन डिपार्टमेंट का भी पता हो तो क्या कर देते हैं, उस कॉस्ट का उन डिपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एलोकेशन करते हैं। इसी को कॉस्ट का एलोकेशन करते हैं।
जब क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसे कॉस्ट का अलोकेशन कहते हैं। लेकिन दोनों चीज पता होनी चाहिए, कितने एक्सपेंस है, साथ में कितने डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है इन एक्सपेंस को, ये दोनों चीज पता होनी चाहिए, तभी कॉस्ट का अलोकेशन हो पाएगा। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट का अब्सॉर्बमेंट क्या है और कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन क्या है। देखो नेक्स्ट टर्म क्या है अपने पास, कॉस्ट का अप्रोचमेंट और कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन। अब एक वर्ड में जो आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गई थी वो क्या था, कॉज एंड इफेक्ट का पता हो, और कॉस्ट के अप्रोचमेंट में कॉज एंड इफेक्ट का नहीं पता होता। ये बात क्या है, पॉइंट क्या है, वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉस्ट के अप्रोचमेंट को देखते हैं। कॉस्ट के अप्रोचमेंट से मतलब क्या है, जब एक्सपेंस का पता हो लेकिन ये नहीं पता हो कि वो किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। कॉस्ट के एलोकेशन में हमने क्या देखा था, कॉस्ट के एलोकेशन से मतलब है कि जब हमें टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पता हो और ये भी पता हो कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जब एक्सपेंस का पता हो, डिपार्टमेंट दोनों का पता हो, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉस्ट का अलोकेशन। लेकिन एक्सपेंस का तो पता है, ये तो पता है कि 12,000 के इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मान लो कि 6 डिपार्टमेंट हैं, अब ये नहीं पता कि 6 डिपार्टमेंट में ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को उठाकर सभी 6 के 6 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉस्ट का अप्रोचमेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट का अप्रोचमेंट। अब ये देखो क्योज एंड इफेक्ट का पता था, उसमें पता था कि कारण और इफेक्ट दोनों का पता था। ये पता था कि 12,000 रुपये किसके हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हैं। ये भी पता था कि वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, यानी क्योज एंड इफेक्ट दोनों का पता था। लेकिन यहाँ पर क्योज एंड इफेक्ट का नहीं पता हो, मतलब कारण नहीं पता हो, ये नहीं पता है कि वो किस स्पेशल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पुटअप क्या होगा कि जहां पर कॉज एंड इफेक्ट दोनों का पता हो तो वो होता है कॉस्ट का लोकेशन। जहां पर दोनों का ना पता हो कि पैसे कहाँ से आए हैं, ये तो पता था कि 12,000 रुपये का खर्च है, लेकिन ये तो नहीं पता कि वो किस डिपार्टमेंट के ऊपर किया गया है, किस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट का अप्रोचमेंट। देखो फिर क्या लिखेंगे, मान लो इन खर्चे का नहीं पता, क्या करेंगे, तब सभी डिपार्टमेंट में इन कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, इन टोटल एक्सपेंस को सभी 6 के 6 डिपार्टमेंट में अलोकेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट का अप्रोचमेंट। अब देखो एक वर्ड है यहाँ पर, कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन। कॉस्ट के अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट के खर्चों को फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस पर डालना। ये पता चल गया था कि मान लो 3 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के ऊपर 4,000 रुपये डिवाइड कर दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। अब क्या करेंगे, ये तो डिपार्टमेंट के एक्सपेंस हैं, लेकिन अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट इन 4,000 रुपये के खर्चों को उठाएगा और पर प्रोडक्ट में एलोकेट कर देगा, डिवाइड कर देगा। डिपार्टमेंट के खर्चों को फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस पर डालना क्या कहलाता है, कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन कहलाता है। तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पेशल मान लो 4,000 रुपये के खर्च है, कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट पर इतना इतना रुपये डिवाइड करना है, इतना इतना रुपये एलोकेट करना है। वो पता करने का तरीका क्या है, मटेरियल कितना यूज हुआ है, कितना मटेरियल कितना यूज हुआ है उस परसेंटेज में क्या करेंगे, इस 4,000 रुपये को डिवाइड करेंगे। मान लो जैसे कि मैगी है, मैगी का एक पैकेट कितने का है, 50 का है, दूसरा पैकेट कितने का है, 10 रुपये। इसमें रॉ मटेरियल कम यूज हुआ या इसमें कम यूज हुआ, इस प्रोडक्ट में, इस मैगी के छोटे पैकेट में रॉ मटेरियल का कम यूज हुआ है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के छोटे पार्ट को यहाँ डिवाइड करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बड़े पार्ट को यहाँ डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये पैकेट बड़ा है, इसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज हुआ है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, इन कॉस्ट के अब्जॉर्प्शन को एलोकेट करने का तरीका क्या है, पर प्रोडक्ट। पहला है मटेरियल कितना यूज हुआ है उस परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे, लेबर कितना यूज हुआ है उस परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे, मशीन ने कितने घंटे काम किया है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर, उससे उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे। किसको हम, जब हर डिपार्टमेंट के पास खर्चे आ गए थे, हर डिपार्टमेंट के पास खर्चे आने के बाद जब डिपार्टमेंट उन सभी खर्चों को फाइनल प्रोडक्ट पर अलोकेट कर देता है,
तो उसको कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये मैंने तरीके बता दी तीनों। अब एक वर्ड आता है हमारे पास, अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड। ये क्या है? ये जो कॉस्ट का अब्जॉर्प्शन करते हैं, इसमें कई बार अंडर और ओवरहेड, अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का कई बार अंडर और ओवर हो जाता है। कैसे, क्या होता है? जब एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन है स्टैंडर्ड ओवरहेड से, तो उसको बोलते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन। जब एक्चुअल ओवरहेड लेस देन है स्टैंडर्ड ओवरहेड से, तब उसको ओवर अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब देखो, स्टैंडर्ड ओवरहेड हमेशा हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इन खर्चों को एलोकेट करते हैं, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, इन ओवरहेड को एलोकेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम एक स्टैंडर्ड मान कर करते हैं। हर बार अगर रियल के अंदर जितने एक्सपेंस हुए हैं, अगर हर बार उन रियल के एक्सपेंस को इनकर करने लगे, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमेशा अप डाउन आएगी, उसकी सेलिंग प्राइस हमेशा अप डाउन रहेगी। लेकिन आपने देखा है कि मैगी की पैकेट आज भी उतने में मिलती है, 10 दिन बाद में भी उतने में मिलेगी, 1 महीने बाद में भी उतने में मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जो ओवरहेड है, उनको स्टैंडर्ड, उनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्शन, मैगी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर 4,000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। ये स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया पहले से। क्या कर लिया? ये स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया था पहले से ही, 4,000 रुपये एक्सपेंस आएंगे। मान लो डिसाइड स्टैंडर्ड ओवरहेड, अगर एक्चुअल ओवरहेड से कम रह जाता है, तो क्या है? वो अंडर अब्जॉर्प्शन है। मान लो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि कितना खर्चा आएगा, हमने स्टैंडर्ड कितना डिसाइड किया था? मान लो 4,000 रुपये का खर्चा आएगा। 4,000 रुपये के क्या होंगे? ओवरहेड हो जाएंगे इस साल प्रेजेंट ईयर 4,000 रुपये के ओवरहेड हमने कंसीडर करके हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में, इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड कर दिया। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करेंगे तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड होगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों ऐड होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो पता चल जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम एक्चुअल अमाउंट नहीं लेते, बल्कि उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं कि हर साल इतने रुपए के क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। उन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट कर देंगे। डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट उन एक्सपेंस को उठा करके पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा। अब बात ये है, ये समझने वाली, देखो एक बार देखने से लगेगा कि मैंने ये पॉइंट गलत लिखा है। देखो बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड कंपनी ने पहले डिसाइड कर रखा था कि 4,000 रुपये के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है। क्या है? ओवरहेड कितने के थे? 4,000 रुपये के। लेकिन एक्चुअल में क्या हुए? लेकिन एक्चुअल में हो गए 10, एक्चुअल में देखो ग्रेटर देन है, मान लो एक्चुअल में 6,000 रुपये हो गए। एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन है किससे? स्टैंडर्ड ओवरहेड से। स्टैंडर्ड हमने कितना डिसाइड किया था कि 4,000 रुपये के खर्चे मानकर, इनडायरेक्ट खर्चे 4,000 रुपये के मानकर हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर दिया था? लोकेट कर दिया था 4,000 रुपये मानकर। लेकिन रियल में देखा तो 6,000 रुपये हो गए। यानी हमने माना वो तो अंडर रह गए, कम रह गए। हमने जो ओवरहेड कंसीडर किए थे, अनुमान लगाया था, वो तो कम रह गए। इसको बोलते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन। फिर सेकंड क्या बोलता है? ओवर अब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमने अनुमान लगाए थे कि टोटल ओवरहेड 4,000 रुपये के हो जाएंगे, और 4,000 रुपये मानकर हमने क्या कर दिया? पर प्रोडक्ट पर उनको एलोकेट कर दिया और उनकी कॉस्ट डिसाइड कर दी। लेकिन रियल में कितने हुए? रियल में तो ओनली 3,000 रुपये के ओवरहेड हुए। अब क्या हुआ? हमने तो ज्यादा अमाउंट को पर प्रोडक्ट पर एलोकेट कर दिया, एक्सपेंस तो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो 3,000 रुपये हुए। तो ये क्या हो गया? ये ओवर अब्जॉर्प्शन हो गया। यानी हमने ज्यादा कॉस्ट को, ज्यादा इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पर प्रोडक्ट में एलोकेट कर दिया, बल्कि हमारे खर्चे तो सिर्फ 3,000 रुपये के थे। इसको बोलते हैं ओवर अब्जॉर्प्शन। ये एक बार देखने में आपको लगेगा कि मैंने उल्टा लिख दिया, लेकिन ये सही लिखा है। अगर हमने पहले इसको, हम स्टैंडर्ड को कंसीडर क्यों कर रहे हैं? हम एक्चुअल को क्यों नहीं कर रहे? हम एक्चुअल को कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर एक्चुअल ओवरहेड को कंसीडर करेंगे तो हर साल क्या रहेंगे? ओवरहेड तो अप डाउन आएंगे। मान लो किसी साल 6,000 रुपये का खर्चा हुआ, किसी साल इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 3,000 का खर्चा हुआ, तो इससे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में चेंज आ जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है? इन ओवरहेड को, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक स्टैंडर्ड मान लेती है कि इतने खर्चे होंगे, और उन खर्चों को मान करके प्रोडक्ट की कॉस्ट पर एलोकेट कर देती है। अगर जितना अनुमान लगाया था, अगर उससे ज्यादा की एक्चुअल ओवरहेड निकले, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर अब्जॉर्प्शन। अगर हमने अनुमान लगाया था उससे कम निकले एक्चुअल में, तो क्या हो जाएगा? ओवर अब्जॉर्प्शन, कि हमने तो ज्यादा खर्चा चार्ज कर लिया प्रोडक्ट से। तो ये अपनी क्या है? ये अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स।
थैंक यू।